इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं इजिप्ट में मम्मियों की दुनिया में। दरअसल यहाँ पर एक रेस हो रही होती है। इस रेस को हमेशा से ही थर्ड जीतता आ रहा था, पर इस बार उसका जीतना काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है। मुश्किल था कि थर्ड इस रेस को जीत पाता। रीज़न ये था कि चलते चलते उसकी गाड़ी का टायर निकल जाता है, पर यहाँ पर वह अपनी सूझबूझ का यूज़ करता है और जंप कर देता है, जिससे कि उसके पीछे के दो रेसर आपस में टकरा जाते हैं और थर्ड इस गेम को जीत जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक आर्कियोलॉजिस्ट को जो कि कुछ चीज़ें ढूंढ रहा होता है। दरअसल ये आर्कियोलॉजिस्ट मिस्र की एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस को ढूंढ रहा होता है। दरअसल उसे उसके कॉफिन की ज़रूरत थी ताकि वह उसके कॉफिन को अपने म्यूजियम में रख सके। अब आखिरकार उसे उस प्रिंसेस का कॉफिन तो मिल जाता है, पर वह जैसे ही उस कॉफिन को खोलता है उसे देखकर वह हैरान हो जाता है। रीज़न ये था कि उसके अंदर तो उस प्रिंसेस की मम्मी थी ही नहीं। तभी वो उस कॉफिन को गौर से देखता है तो उसे गौर से देखने पर पता चलता है कि दरअसल इस कॉफिन में तो मम्मी ना होकर ये कॉफिन दूसरी दुनिया को कनेक्ट करता है इस दुनिया से। ये दुनिया को जोड़ने का रास्ता है। वह उन सब चीज़ों को पढ़ता है तो वह हैरान हो जाता है। उसे उन सभी बातों पर यकीन नहीं होता, पर तभी वहाँ पर वह एक कीड़े को देखता है जिसने उसने कभी पहले नहीं देखा था। वह कीड़ा जाते देखते ही वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि वह कीड़ा अब दूसरी दुनिया में जा चुका है। अब हम देखते हैं दूसरी दुनिया में मम्मीज़ को। हम देखते हैं उस लड़के को जिसने इस रेस को जीता था। अब रेस को जीतने के कारण उसके बहुत सारे फैंस होते हैं जो कि उससे ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। अब वह इसी बीच ऐलान करता है कि ये रेस उसकी आखिरी रेस थी। अब इसके बाद वह कभी भी किसी रेस में पार्ट नहीं लेगा। अब थर्ड का जो भाई होता है वह काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका भाई रिटायरमेंट ले, पर असल में थर्ड रेस को इसलिए छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि वह हार ना जाए। थर्ड हमेशा से जीतता आया था। जिस तरीके से आज सिचुएशन थी ऐसा लग रहा था कि थर्ड हार जाएगा। अब थर्ड चल जाता है मार्केट में, पर तभी वह एक लड़की से टकरा जाता है जिसके कारण लड़की उसके ऊपर गिर आती है। अब यहाँ पर देखने में तो लग रहा था कि दोनों की गलती है, पर वह पूरी की पूरी गलती थर्ड की बताकर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। वह थर्ड को बहुत ही सुनाती है और वहाँ से उसके मुँह चढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं इस लड़की को जो कि जाती है सीधे रॉयल पिरामिड में। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल ये लड़की प्रिंसेस है यहाँ की। ये वही प्रिंसेस है जिसकी मम्मीज़ को हमने देखा था उस आर्कियोलॉजिस्ट को ढूंढते हुए, उस आर्कियोलॉजिस्ट को ढूंढते हुए। हमें पता चलता है कि ये प्रिंसेस काफ़ी अच्छा गाना गाती है, पर एक प्रिंसेस होने के कारण ये काम करना उसके लिए मनाही थी। तभी यहाँ पर उसके पिता फिरौन आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम बहुत ही जल्दी एक परिंदे वाला रिचुअल करेंगे और जब वह परिंदा जिंदा होगा वह तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे आदमी को चुनेगा। अब प्रिंसेस उसकी बात सुनकर कहती कि आखिर एक बर्ड मेरी ज़िंदगी का फैसला कैसे कर सकता है। मुझे अभी शादी नहीं करनी, अगर करूँगी तो अपनी मर्जी से। जहाँ पर फिरौन उसे समझाता है कि हर प्रिंसेस को कभी न कभी शादी करना पड़ता है। फिर ये रिचुअल करते हैं और एक बर्ड को जिंदा किया जाता है। हम देखते हैं इस बर्ड का काम था प्रिंसेस के लिए एक बहुत ही अच्छे आदमी को चुनना। तभी हम देखते हैं थर्ड के भाई को जो कि अपने एक खुलेना बूमरैंग से खेल रहा होता है। ये बूमरैंग जाकर उसी पंछी से टकरा जाता है जिसका काम प्रिंसेस के लिए लड़का ढूंढना था। अब वो पंछी आकर थर्ड के छत पर गिर जाता है। फिर रॉयल गार्ड आकर थर्ड के उठाकर महल में ला लेते हैं। यहाँ पर थर्ड को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके को ऐसे साथ क्यों किया जा रहा है, पर तभी उसे बताया जाता है सारी बातें। साथ ही उसे बताया जाता है कि उसे प्रिंसेस से शादी करनी पड़ेगी, पर हमें पता चलता है कि बातों किसी से शादी ही नहीं करना चाहता था। पर फिरौन उसे चुप्पे से बताता है कि अगर तुमने शादी से मना किया तो तुम्हारी आंख और जबान काट ली जाएगी। डैड यहाँ पर फंस चुका था, इसलिए वह इस शादी से हना कर देता है। तो यहाँ पर फिरौन उसे एक अंगूठी देता है और कहता है कि तुम्हें इस अंगूठी को संभाल कर रखना है और जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम इस अंगूठी को अपनी वाइफ को दोगे। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस और थर्ड को जो कि अकेले में बात करते हैं, पर इनके बीच कोई भी बात नहीं बनती। ये दोनों आपस में बातें करते हैं तो हमें साफ पता चल रहा था कि ये दोनों ही शादी के लिए तैयार नहीं थे। तभी हम देखते हैं कि रात का समय हो जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल इस दुनिया में तो हमेशा ही दिन रहता है। दरअसल ये लोग आर्टिफिशियल रूप से यहाँ पर रात करते हैं। वहीं हम थर्ड के भाई को देखते हैं जो कि इस शादी से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी भाई की शादी एक रॉयल प्रिंसेस से हो रही थी। थर्ड का भाई उसका रिंग देखने के लिए बोलता है, पर उसका भाई उसे दिखाने से मना कर देता है क्योंकि ये रिंग काफ़ी ज़्यादा कीमती थी। वह उस रिंग को एक जगह पर छुपा देता है। वहीं हम आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं रियल दुनिया में जो कि एक छोटे से रोबोट को इस दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। ये ड्रोन सीधे जाता है थर्ड के घर में और जाकर उस रिंग को चुरा लेता है। हालांकि थर्ड को इस बारे में किसी भी चीज़ में पता नहीं चलता। अब आर्कियोलॉजिस्ट उसी रिंग को जिसे थर्ड अपनी शादी के समय अपनी वाइफ को देने वाला था वह उस रिंग को उस रोबोट की मदद से चुरा लेता है। आर्कियोलॉजिस्ट तुरंत ही अपने रोबोट को अपनी दुनिया में वापस ला लेता है उस रिंग के साथ। वहीं रोबोट को वापस आते समय पूरे घर में तबाही मचा देता है जिससे कि बहुत बड़ा विस्फोट होता है और थर्ड अपने भाई के साथ अपने घर में पहुंच जाता है।
तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी रिंग किसी ने चुरा ली है। अब ये काम किसका है उन्हें पता नहीं होता। तभी उसका भाई देखता है कि ये काम किसी दूसरी दुनिया से ही हुआ है। उसके रोबोट उनके हाथों में लग जाते हैं। अब थर्ड के भाई को अब वो रिंग चाहिए थी तो उसे उस दुनिया से उस रिंग को वापस लाना होगा। अब थर्ड दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ लेता है और रास्ते के थ्रू वह दूसरी दुनिया में आ जाता है। तभी उसे वह आर्कियोलॉजिस्ट भी मिल जाता है जिसके पास रिंग वाला बॉक्स होता है। वो उसे देखकर समझ जाता है कि ये रिंग उसी के पास है। अब थर्ड और उसका भाई इससे पहले कि वह रिंग को वापस ले पाते उनके पास कोई आ जाता है। अब उस आदमी से छुपने के लिए ये लोग एक ट्रक में वाले बॉक्स में चले जाते हैं, पर इन्हें क्या पता था कि ये बॉक्स कहीं और ले जाने वाले हैं। तभी इन्हें यहाँ पर किसी के आने की आहट होती है। अब उस आदमी से बचने के लिए लोग वहीं पर छिप जाते हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं दरअसल ये तो नेफर होती है जिसने थर्ड को इस दुनिया में आते हुए देख लिया था। वह थर्ड से सवाल करती है कि तुम आखिर इस दुनिया पे आए क्यों हो, जहाँ पर थर्ड उसे बताता है कि उसकी जो एंगेजमेंट रिंग थी वह गुम चुकी है। अब थर्ड इस बात पर काफ़ी निराश था, वहीं नेफर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। अब जिस बॉक्स में ये थे वह कंटेनर अब लंदन पहुंच चुका था। अभी लोग छिपते छिपाते आगे बढ़ रहे होते हैं। ये छिपकर उस आर्कियोलॉजिस्ट की बातें सुनते हैं जहाँ पर वह बात करता है एक शो की जो कि वह अपने म्यूजियम में रखने वाला था। अब क्योंकि उसने वो रिंग चाहिए थी ये लोग उसकी कार में छुप जाते हैं। अब ये लोग म्यूजियम के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पर इंसान इन्हें देखते हैं तो उन्हें लग रहा होता है कि दरअसल ये लोग तो एक्ट्रेस हैं जिन्हें म्यूजियम के सामने एक्टिंग करने को रखा गया है। वे लोग इनके साथ पिक क्लिक करवाते हैं, पर जब वह उस पिक्चर को देखते हैं तो वह उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि इसमें उनकी शक्ल ना आकर केवल हड्डियों के ढांचे दिखाई दे रहे थे। अब ये सभी लोग पिक्चर्स को देखकर अपना कैमरा वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और ये लोग उनके कैमरे को उठा लेते हैं। फिर उस कैमरा के साथ नेफर और थर्ड उस म्यूजियम के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर वह अपने जैसे दिखने वाले काफी सारे लोगों को देखते हैं। दरअसल ये लोग एक्टर्स होते हैं और इन सभी को मम्मी की तरह कॉस्ट्यूम पहनाया गया था। फिर यहाँ पर जो शो था वह शुरू हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की को जो नेफ्यू का रोल अदा कर रही होती है। इसके हाथ में वही रिंग होती है जो कि थर्ड के हाथ में होती है। हालांकि इस शो को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और खुद ही गाना गाते हुए वह उस शो तक पहुंच जाती है। स्टेज में जाकर गाना गाने लगती है। वह वहां पर काफ़ी अच्छे से गाना गाती है और इसी बीच वह उस लड़की से उस रिंग को भी ले लेती है। यह गाना सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमें पता चलता है कि नेफर इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि यही उसका ड्रीम होता है। वहीं हम एक डायरेक्टर को देखते हैं जिसे उसकी आवाज़ काफ़ी पसंद आ रही होती है। साथ ही वह उसे एक अपने साथ काम करने का ऑफर भी देना चाहता था। वहीं हम आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि दरअसल ये मम्मीज तो असली है। अभी लोग उससे बचने के लिए उसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ वहां से निकल जाते हैं जहाँ पर नेफ्यू डैड नेफर से कहता है कि हमें जल्दी से अपनी दुनिया में चला जाना चाहिए। नेफर तो जाना नहीं चाहती थी पर सबकी भलाई के लिए वह इसके लिए तैयार हो जाती है और वह गाड़ी से उतर कर अपनी दुनिया की तरफ जाने का सोचती है। तभी म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें उतारता है और साथ ही वह नेफर को अपना कार्ड भी ऑफर करता है। अब जब ये लोग कार से नीचे उतरते हैं तो इन्हें पता चलता है कि दरअसल रिंग को तो इन्होंने जो लिया है वह रिंग नकली है और असली रिंग ने चाहिए तो इन्हें और भी इस दुनिया में रहना होगा काफी समय तक। इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं उसी म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ जाने का जिसने इन्हों कार्ड दिया था। वह काफी अच्छे से इनका वेलकम करता है। वह उसे कहता है कि आज हम बहुत सारे गाने को रिकॉर्ड भी करेंगे, तुम जाओ जाकर तैयार हो जाओ। फिर वे सभी लोग उस डायरेक्टर का कार्ड लेकर शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर वह काफी तरीके के कपड़ों को ट्राई करते हैं। उन्हें काफी मजा भी आ रहा होता है। अब काफी सारी शॉपिंग करने के बाद ये दोबारा म्यूजिक डायरेक्टर के घर पहुंच जाते हैं वीडियो शूट करने के लिए। जब ये लोग म्यूजिक एल्बम शूट कर रहे होते हैं जहाँ पर थर्ड नेफर से कहता है कि हमें काम नहीं करना चाहिए और रिंग ढूंढकर अपनी दुनिया में जाना चाहिए, पर नेफर यहाँ टेड को बताती है कि उसका बचपन से सपना था गाना गाने का, पर उसके पिता जो फेरोन है उनके सामने डर के कारण वह अपना आवाज़ से गाना ही नहीं गाती थी। अब थर्ड भी उसकी बातों को सुनकर उसे भी काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा होता है इसलिए वह उसका सपोर्ट करते हुए कहता है कि मैं हमेशा इस चीज़ में तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हारा साथ दूंगा। अब डायरेक्टर एक एक करके नेफर के साथ काफ़ी सारे गाने शूट करता है और नेफर बहुत ही जल्द फेमस हो जाती है। अब क्योंकि नेफर फेमस हो चुकी थी इसलिए उस आर्कियोलॉजिस्ट को भी पता चल जाता है कि नेफर आखिर है कहाँ। अब आर्कियोलॉजिस्ट को क्योंकि वह मम्मी चाहिए थी जिनकी हेल्प से वह काफ़ी पैसे कमा सकता था इसलिए वह एक किडनैपर को हायर करता है ताकि वे नेफर को किडनैप कर सकें। फिर वह किडनैपर नेफर को किडनैप करके वहाँ से ले जा लेते हैं। ये सारी बातें जब टैड और उसके भाई को पता चलती है तो वह अपने भाई को वहीं रोकने को कह देता है और उस किडनैपर की गाड़ी का पीछा करने लगता है। हम देखते हैं कि म्यूजियम में नेफर को किडनैप करके रखा गया था और उसके ऊपर जोरदार लाइट से अटैक किया जाता है। इसके कारण वह अपने असली मम्मी वाले रूप में दिखने लगती है। डैड को पता नहीं था कि यहाँ पर कैमरास लगे हैं इसलिए वह भी पकड़ा जाता है और उसे भी कैद कर लिया जाता है। अब क्योंकि नेफर और थर्ड वापस ना आए इसलिए उसका भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह अब इसमें म्यूजिक डायरेक्टर की हेल्प लेता है और वह दोनों ही पहुंच जाते हैं म्यूजियम में जहां पर नेफर के भाई कैमरे को देख लेता है।
वह बहुत एडवांस था, इसलिए वह समझ चुका था इस दुनिया के तौर तरीके को। वह सबसे पहले जाकर पूरे के पूरे कैमरा में ब्लैक पेंट कर देता है, फिर म्यूजियम के अंदर जाकर अपने भैया और भाभी को ढूंढता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल नेफर और टेड दोनों ही बेहोश होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक अपने नए शो की तैयारी कर रहा होता है। अब ध्यान बटे होने के कारण थर्ड का भाई जल्दी से उन दोनों को वहां से भगाने की कोशिश करता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को भी इसका पता चल जाता है। अब वह उस पर एक बेहोशी करने वाली गन से अटैक कर देते हैं, पर वे लोग वहां से हट जाते हैं और वह गन हिट करती है म्यूजिक डायरेक्टर को। अभी लोग वहां से भागते हैं और एक बस में बैठ जाते हैं। इस बात को ड्राइव करता है थर्ड का भाई, जो कि अब इसमें इसकी मदद उसका छोटा सा मगरमच्छ करता है। अभी ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि इनके रास्ते पे एक ब्रिज पड़ जाता है और ये अपनी गाड़ी को जल्दी से मुड़ा लेते हैं। वहीं जब आगे का रास्ता खत्म हो जाता है तो थर्ड अपने भाई की हेल्प करता है और बस को रुकवा देता है, पर उनका पीछे करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर चकमा खा जाता है और वह सीधा का सीधा जाकर एक बोट में जा गिरता है उनकी गाड़ी के साथ। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल थर्ड के भाई ने तो म्यूजियम से निकलते समय उस असली रिंग को भी चुरा लिया था जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने चुराया था। अब वह आखिरकार अपनी दुनिया में जा सकते थे। अब थर्ड इस बात के लिए नेफर से बातें करता है और वह पूछता है कि इस दुनिया में तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, तो क्या तुम यहाँ पर रहना चाहती हो? पर नेफर डिसाइड करती है कि वह अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। ये सभी लोग लंदन में होते हैं। अगर इन्हें अपना घर जाना था तो इन्हें इजिप्ट जाना था, जहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर इनकी हेल्प करता है। अभी लोग उस काफिन वाले रास्ते की हेल्प से अपनी दुनिया में वापस पहुँच जाते हैं, पर इसके पीछे वह आर्कियोलॉजिस्ट भी इजिप्ट आ जाता है। दरअसल वह बदला लेने के लिए वहां पर गया था। अब वह एक बहुत बड़ी क्रेन को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और इस मम्मीज की दुनिया पर अटैक कर देता है। तभी आर्कियोलॉजिस्ट का सामना करने के लिए फेरौन उसके सामने आ जाता है। वह उसके पर अटैक करता है और उसे इस दुनिया को तबाह करने से रोकने की कोशिश करता है, पर आर्कियोलॉजिस्ट का प्लान था कि वह फेरौन को किडनैप कर ले ताकि वह अपने उसे म्यूजियम में सजा कर रखे, पर उसकी बेटी उसे बचाने के लिए अपने उस पर अटैक कर देती है। वहीं हम थर्ड को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है, जो कि नेफ्यू से प्यार करने लगा था, पर नेफ्यू ने उसे शादी करने से मना कर दिया था। वह काफी उदास होता है। तभी उसके पास उसका छोटा भाई आता है और उसे बताता है कि दरअसल हमारी सिटी में आर्कियोलॉजिस्ट ने अटैक किया और फिर उनको किडनैप कर लिया। तुम्हें जाना चाहिए और नेफ्यू की हेल्प करनी चाहिए। जहाँ पर थर्ड उसे बताता है कि उसे मेरी हेल्प की जरूरत नहीं, उसके पास काफी सारे रॉयल गार्ड्स हैं। पर पहले तो उसका भाई उसे काफी मनाता है और अपने छोटे भाई की बात मानकर वह उसकी हेल्प के लिए चला जाता है। थर्ड को देखकर नेफ्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब थर्ड अपनी बग्गी की हेल्प से उसका पीछा करता है। अब इससे उसके पीछा कर पाता मशीन का, पर यहाँ पर भी उसकी बग्गी का वही हाल होने वाला था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हुआ था। पर जैसे तैसे वे अपनी समझदारी और एक्सपीरियंस का यूज़ करता है, जिसके कारण उसकी बग्गी और भी तेज भागने लगती है। अब थर्ड को यहाँ की पूरी लोकेशन पता थी, इसलिए वह उसे एक खाई वाली जगह पर ले जा लेता है। उसे फेरौन को भी बचाना था, इसलिए वह खुद उस मशीन में जाकर फेरौन को दूर फेंक देता है और उस आर्कियोलॉजिस्ट के साथ उस खाई में गिर जाता है। अब नेफर इन सब चीज़ों को जब देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा होता है। दरअसल नेफ्यू ने उसके पिता को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। यहाँ पर नेफ्यू काफ़ी पछता रही होती है क्योंकि वह भी थर्ड से प्यार करती थी। वह रो ही रही होती है कि तभी थर्ड ऊपर आ रहा होता है। दरअसल उसने नेफर की रिंग को अपने गले में धागे से बांधकर पहन लिया था और इसी की हेल्प से वह बचा गया था। थर्ड को जिंदा देखकर नेफ्यू काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वह गले लगाते हैं और एक दूसरे को प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। फिर अगले दिन उनकी शादी होती है और नेक्स्ट डे शादी के बाद ही नेफर काफ़ी अच्छे से सबके सामने गाना गाती है, यहाँ तक कि फेरौन भी उसे अब गाना गाने से नहीं रोकता। ये मूवी इसी के साथ हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।